यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को नमस्ते। तो अभी हम सबसे पहले इस लेसन को, पिछले सप्ताह हमने आनुपूर्वी लिखने का एक वो प्रयास किया था, मैंने सोचा वो बताऊंगी पर वो अभी व्हाट्सएप पर है किसी किसी का, मैं देखकर मैंने सोचा क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले सप्ताह एक सामान्य सा हमने जिसका हमने पाठ हमने कर लिया था, वो क्या था कि इदम शब्द का प्रथमा विभक्ति तीनों लिंगों में एक वचन का किया था, और एक शब्द का जो शब्द रूप होते हैं उसमें से अकारांत प्रथमा विभक्ति तीनों लिंगों में एक वचन का किया था। फिर आनुपूर्वी का हमने प्रैक्टिस किया था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अभी हम दूसरे पाठ पर चलते हैं और उसके शब्दार्थ को पहले देखते हैं। इसमें तद शब्द का, इसमें क्या क्या पढ़ने, आप सब लोग थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़कर आए हैं ना, आपके पास बैकग्राउंड है, इसलिए मैं इसमें अधिक आपको विपुलता से बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी ब्रशअप करके आगे बढ़ जाएंगे तो ये लेसन उसके अनुकूल पहले से ही बनाए हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनको आपको बताते हुए आगे बढ़ूं कि बस इस लेसन में इतना इतना करना है, आगे बढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आगे जाकर फिर थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, पूरे पाठ हमारे थोड़े थोड़े होके आगे बढ़ने पर थोड़े घने होते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग में तो सब इजी इजी है, जो एक वचन द्विवचन बहुवचन उसी का क्लैरिटी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, फिर सारी विभक्तियां, 7 विभक्तियां 7+1 वाले, और फिर क्रियापद। ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्वितीय सॉरी क्रियापदों का प्रथम पुरुष, एक वचन, वर्तमान काल वगैरह, तो इनका पूरी व्यवस्था इसमें होगा। अस्तु, तो आज का पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। आप में से कोई सामने आए और फिर स्क्रीन पे जो दिख रहा है उन शब्दों को थोड़ा पढ़े। हाँ, पूरे भी पढ़ सकते हैं, इसमें से पठती तक एक पढ़िए, म्लायती से दूसरे पढ़िए, ऐसा आधा आधा पढ़िए। सह सा तत् वृक्षः लता पुष्पं गच्छति तिष्ठति फलति पठति म्लायति पुष्यति वदति पतति स्फुरति लसति विकसति च्यूतः वटः कमलम। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इनके अर्थ भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है तो मैं दूसरे किसी को बुलाती हूँ, जिनको जो पता है वो बता सकते हैं। ज्योति भगिनी, मैं पूछती हूँ, एक एक जो पहले से करते हैं, क्रम से करेंगे। सह सा तत्, इसका अर्थ क्या है? सह पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग, तत् नपुंसकलिंग। हाँ, किस चीज का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है ये? सह सा तत्। हाँ, उसका शब्द का अर्थ मैं पूछ रही हूँ, आपने उसका लिंग बताया है, इसका अर्थ क्या? सह यानी वह। हाँ, वह। ठीक है, बस मैं वो पूछ रही थी, वह। वह पुल्लिंग में सह होता है। हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है, शब्दों में कोई भेद नहीं है। वह लड़के को भी बोलते हैं, वह लड़की को भी बोलते हैं, वह वस्तु को भी बोलते हैं, बिल्कुल है ना? हाँ जी। तो इसमें कोई भेद नहीं है। और हम संस्कृत पढ़ते समय इसको ध्यान में रखेंगे कि सह है तो वह पुल्लिंग है, सा है तो वह स्त्रीलिंग है, और तत् है तो वह नपुंसकलिंग है। तीनों के लिए वह 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 बोलेंगे, लेकिन वह बोलते समय हमारे मन में होना चाहिए कि यह पुल्लिंग वाला वह है, यह स्त्रीलिंग वाला वह है, और यह नपुंसकलिंग वाला वह है। ठीक है, बस इतना भेद। अब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तेलुगु में तो हमने थोड़ी सी व्यवस्था कर ली यहाँ वहां करके पढ़ने के लिए, पर हिंदी में तो कोई व्यवस्था मुझे नहीं मिली है, इसको मैं कैसे डिनोट करके आपको बताऊं। बस ये ध्यान में रखना है कि हिंदी से हम प्रभावित होकर
संस्कृत पर उसका ये नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है, उसका प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, बस इतना ध्यान रख के हम पढ़ेंगे। ओके जी। चलिए आगे। वृक्ष का अर्थ क्या है? ट्री, पेड़। पेड़, बिल्कुल। ओके थैंक यू। आगे किसी और को बुलाते हैं। अंकुर भाई। लता, लता का मैंने हिंदी में भी लता ही कहते हैं, तो मैं नहीं जानता कि उसका लता का हिंदी क्या होगा। बेल, बेल कहते हैं। बेल, लता बेल, बेल कहते हैं जी। हाँ। जी बेल। तो हाँ, पेड़ से लगकर वो दूसरा पेड़ होता है, उससे लगकर जो बड़ा होता है उसको लता बोलते हैं। लता जी। हाँ, ये सामान्य शब्दों से ही प्रारंभ होता है, ठीक है, तो बहुत ही सामान्य, हम जानते हैं उसका, पर एक बार बोल के चलेंगे आगे, ठीक है, इसलिए। हाँ, पुष्पम का अर्थ? पुष्पम फूल, फूल होता है। फूल, हाँ ओके राइट। पुष्पम फूल। और गच्छति का अर्थ बताएंगे सोनिया भगिनी। गच्छति यानी जाता है या जाती है। जाता है या जाती है, वेरी गुड। और धातु का बताएंगी? हाँ जी। हाँ। तिष्ठति यानी खड़ा रहता है या खड़ा रहती है। हाँ सही है। तो गच्छति में धातु और तिष्ठति में धातु बताइए। ओके, गच्छति गच्छ धातु और तिष्ठति में तिष्ठ। अच्छा, तो गच्छति में गम धातु है, ठीक है, गम धातु गच्छ का फॉर्म में बदलता है, वो बदलाव होती है, तो उस धातु को बताते समय हमें गम गच्छ बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे गम गच्छ धातु है, ठीक है, ताकि हमको दोनों याद रहे, ठीक है, ये एक अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। और सेम थिंग विथ तिष्ठ। तिष्ठ में धातु है स्था, ठीक है। तिष्ठ सुनने पर हमको ये स्था धातु हो सकता है, मन में भाषित नहीं होता है, पर हमें ये बोलकर अभ्यास करना चाहिए स्था तिष्ठ धातु, ठीक है। तिष्ठ हालांकि धातु नहीं है, पर हमें स्मरण करना है कि स्था का फॉर्मेशन तिष्ठति में होने वाला है, स्वरूप बदलने वाला है, तो उसको द्योतित करने के लिए हम बोलेंगे स्था तिष्ठ धातु। हाँ, ठीक है, ओके राइट, वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। वैशाली भगिनी, वैशाली भगिनी बोलेंगी नेक्स्ट वाला, फलति तिष्ठति, दोनों का बताइए। फलति में फल धातु है और पठति में पठ धातु है। धातु है, और उसका अर्थ भी बता दीजिए। फलति मतलब फल, हाँ, और पठति मतलब पढ़ना। फलति मतलब फलित होना, मतलब फल का फलित आना। होना। हाँ, फलित होना। हाँ। फलित होना। और पठति मतलब पढ़ना। नहीं, सॉरी, मैं ही गलत बोल रही हूँ। देखो, फलित होता है, फलती है ना, तो वो धातु का अर्थ नहीं बोलना है। जब ती दिखा तो वो फलता है, फलित होता है। पठती पढ़ता है, ये भगिनी करेक्ट बताई थी, ठीक है, हमारी सोनिया भगिनी करेक्ट बताई थी। तो वो खड़ा होता है, वो ही इसका ती जब जुड़ेगा ना, तो हम धातु का अर्थ नहीं बोलेंगे। पठती पढ़ता है, फलती फलित होता है, ठीक है। वेरी गुड, धन्यवाद। अभी आगे म्लायति, और वो पुष्यति नहीं है, पुष्प्यति है एक्चुअली। वो क्या कहते हैं इसका, वो दोष है एक्चुअली, वो प्रिंटिंग सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो पुष्प्यति है वो। म्लायति पुष्प्यति, इन दोनों का बताएंगे शिल्पा भगिनी। म्लायति यानी फीका, फीका पढ़ना किसी के सामने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ राइट। और पुष्यति का पुष्प्यति, पुष्यति नहीं है, वो पुष्प्यति है एक्चुअली, प है बीच में, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो पुष्पित, बोलिए। हाँ नहीं, इसका नहीं मुझे आ रहा है, मतलब मैं बराबर अर्थ नहीं लगा पा रही हूँ। अच्छा, हाँ, पुष्पित होना, बस वो फूल का आना, ठीक है। पुष्प धातु का फूल का आना है, तो पुष्प्यति फूल देता है या फूल उगता है, ठीक है, फूल आता है या फूल उगता है ऐसा, या फूल देता है ऐसा, तो पेड़ के लिए है ये। तो वो कोई बेल है तो वो पुष्प्यति, तो वो फूल को दे रहा है, ठीक है, इस प्रकार। और उसी प्रकार म्लायति यानी कोई माला है, 2 दिन के बाद क्या हो जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, है ना, तो वो मुरझा जाता है या कुम्हलाता है। कुम्हला जाना
या मुरझा जाना। म्लाय, म्लई धातु का मुरझा जाना अर्थ है, म्लायती का मुरझा जाता है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे वदती और पतति, इन दोनों को बताएंगे, वदती और पतति का। तो हम ज्योति भगिनी को बुलाते हैं। वदती बोलना, पतति पढ़ना, गिरना। हाँ, गिरना सही है। अभी इसको ती का अर्थ भी लगाकर बताइए, अपने धातु का अर्थ तो सही बताया। वदती पतति, ती का अर्थ लगाकर बताइए, अभी आपने धातु का अर्थ बताया। गिर रहा है, बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, क्या बोल रही है, ठीक है, बोल रहा है या बोल रही है, वदती। तो वो ती का अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों में हमें भेद होना चाहिए कि हम जब वद बोल रहे हैं और वदती बोल रहे हैं, तो दोनों में अंतर होना चाहिए ना। हाँ। बिल्कुल सही, थैंक यू। अभी स्फुरति लसति, इन दोनों का अर्थ बताएंगे हमको सोनिया भगिनी। हाँ, वदती या पतति से शुरू करना है? पतति हो गया, स्फुरति लसति। ओके, स्फुरति मतलब जिसमें स्फूर्ति हो, लाइक ऊर्जा हो। हाँ ठीक है, ट्राई किया, अच्छा ट्राई किया, राइट। हाँ। लसती शाइन, यानी चमकता है या चमकती है। हाँ ओके, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। तो स्फुरति का अर्थ होता है थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग का मतलब जैसे हमारे कभी कभी आंख फड़कता है ना, वो ओके, ठीक है, थरथराना, फड़कना। और हिलता है ना, मतलब कंटिन्यूअसली, नॉट वन मूवमेंट बट अ सेट ऑफ मूवमेंट्स एट वन प्लेस। ठीक है, एक ही जगह रहकर, तो वो जैसे पत्ता कांपता है ना, वो होता है स्फुरति। जैसे मेन आंख का बता सकते हैं, आंख जब फड़कता है तो उसी का वो थ्रॉबिंग है। ठीक है, वो ठीक है, स्फुरति कांपता है या थरथराता है या फड़कता है। नेक्स्ट लसति शोभित होता है, या जैसे आपने बताया शाइनिंग, ठीक है, चमकता है, चमकता है या शोभित, सुंदर सुंदर दिखता है। ओके। नेक्स्ट विकसति का अर्थ बताएंगे, विकसति और चूतः, इसका अर्थ बताएंगे हमको हाँ वैशाली भगिनी। विकसति मतलब ब्लूम, तो कोई भी चीज ब्लूम को क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे जो संस्कृत का है, वही हिंदी में भी है। विकसित होने, खिलना। हाँ, खिलित होना, विकसित होना, हाँ, विकस धातु का है। अभी आप विकसति का बताइए। विकसति मतलब खिलित हो रहा है। हाँ, हो रहा है, दैट इज, खिल रहा है। हाँ, खिल रहा है, खिलता है, खिल रहा है या खिल रही है, खिलती है। ठीक है, हाँ। फिर अच्छा, इसके बाद एक बात बताऊंगी। चूतः है, आम का पेड़ है। चूत फलम बोले तो आम का फल है, और चूत वृक्षा बोले तो आम का पेड़ है। ये फिर ये बरगद है, वृक्ष, बरगद पेड़ है, banyan tree, यस एग्जैक्टली। और कमलम का मतलब है कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल। थैंक यू। हाँ चलो, ये अर्थ हो जाते, तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता के आगे बढ़ती हूँ। तो संस्कृत में जो अपना वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल में कोई भी जैसे इंग्लिश में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट सिंपल है, और हिंदी में भी आता है, आ रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस है संस्कृत में नहीं है। ठीक है, जब हम लट लकार या वर्तमान काल बोलते हैं, आपको ये शब्द सारे ज्ञात है, इसलिए मैं डायरेक्टली टर्म्स को यूज कर रही हूँ। तो इनका सारे का अर्थ एक ही वर्तमान काल होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही वर्तमान काल है, वो है लट लकार। तो उसमें जब ती तह अंति आते हैं, तो उसका अर्थ या तो रहा है या तो ता है, रहा है, बस इतना ही जुड़ेगा धातु के अर्थ के साथ। जैसे वद है तो बोलना, वदति बोल रहा है या बोलता है, बस। अच्छा, ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही, आपको इसके लिए कुछ और व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। तो आ रहा है के लिए क्या बोले, और फिर इसमें कोई डिफरेंस है क्या, तो बोलते कोई लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए कृदंत का यूज कर रहे हैं, शत्रंत का यूज कर रहे हैं, जो सही होते हुए भी सही नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि वो संस्कृत का जो इडियम है, जैसे इडियम है
इडियम को मैंने आपको समझाया कि मुझे याद नहीं है, फिर से बताती हूँ, जो उसी भाषा में बोली जाती है और दूसरा कोई उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ये बताई थी शायद इंट्रोडक्शन में, है ना। तो ऐसा जो भावना होती है उसके हिसाब से वो चलन नस्ती ऐसे जो प्रयोग है वो बिल्कुल गलत है संस्कृत के वाङ्मय में। जैसे महाभारत खोला आपने, ये रामायण खोला, उसमें चलन नस्ती वदन नस्ती कहीं पर अभी आपको ऐसे प्रयोग नहीं मिले। ठीक है, तो हम लोग इडियमैटिक भाषा सीख रहे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है इन कक्षाओं का, कि हम संस्कृत पढ़ के पुस्तक पढ़ें, पुस्तक में जो लिखा है संस्कृत का जो वाङ्मय हमको मिल रहा है उसको हम पढ़ के समझ लें, इसलिए उसके अनुरूप ही हम अपनी पाठ्यांश को, पाठ्य पाठमाला को रख रहे हैं। इसीलिए इस बात को बताना बहुत ही आवश्यक है कि आपको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है कि चलता है और चल रहा है में कोई अंतर है क्या, प्रयोग में कुछ और मिलेगा क्या हमको, तो उसके बारे में सोचने की आवश्यकता भी नहीं। बस अभी छोड़ दीजिए उस थॉट को कि बस आपको उलट लकार वर्तमान काल एक ही प्रयोग है संस्कृत में, आप उसको आंखें बंद करके हर प्रयोग के लिए, हर वर्तमान के अर्थ के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं निश्चिंत होकर। ठीक है, एक बार फिर से समरी बताती हूँ। संस्कृत में लट लकार वर्तमान काल का टी तह अंति एक ही प्रयोग है, तो बोल रहा है या बोलता है, ये रहा है ताहे वाले जितने प्रयोग है सभी कोई डिफरेंस के बिना हम टी का ही प्रयोग उसके लिए करते हैं। बोल रही हूँ वदामि, बोलती हूँ वदामि। ठीक है, हमेशा करने वाला हो, अभी करने वाला हो, अभी ऐसे इमीडिएटली खत्म हुआ हो, कुछ भी हो उसके लिए हम बोलेंगे वर्तमान काल ही। ओके, ये एक बात है। और जैसे अभी आप अर्थ बताते समय इस क्लैरिटी को अभी हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते हैं कि जब आप टी का प्रयोग करके धातु रूप प्रयोग करें, धातु और क्रिया रूप अलग चीजें हैं, धातु अलग धातु रूप अलग, तो उसका अर्थ करते समय आप इसका ध्यान रखिए। तुरंत हमारे मन में यही आता है, हमारा ध्यान पठती बोले तो पढ़ना, ये सामान्य सा उत्तर है। मेरा भी अभी भी मेरे को भी कंफ्यूजन होता है, मतलब बोलते समय अनकॉन्शियसली जब बोलते हैं, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉन्शियसली बोलती हूँ तो ठीक है, जब मैं अनकॉन्शियसली बोल रही होती हूँ तो मेरे को भी पढ़ना ही आ जाता है तुरंत मन में। तो पठती में ती है उसको कभी भूलिएगा नहीं, बोलना है पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ रहा है या पढ़ रही है। बस इनमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं। अभी से हम ताहे का हम क्लियर कर लेते हैं, तो अब रहा है भी आप उसमें जोड़ लीजिएगा, ताहे रहा है स्लैश। ठीक है, ताहे स्लैश रहा है, दोनों के लिए हम ताहे बोलेंगे। ओके, ऐसा, ये दूसरी चीज है। और हाँ ठीक है, तीसरी चीज बस वो नए शब्द जो आ रहे हैं उनके अर्थों को थोड़ा अपने अंदर आत्मसात करते हुए चलिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि आगे आगे इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके लेसन्स होने वाले हैं। ठीक है, तो छू तह कुछ आपके लिए नया है तो आम का पेड़, वटह बरगद का पेड़, ये सब आप थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा मीनिंग्स को भूलना नहीं। ओके, सामान्य से ही शब्द है, आपको याद रहेंगे आशा है। ठीक है, और हाँ, सह सा तत् ये जो है ये वह के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम लोग जो दूर है, स्थित है उसके लिए वह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पिछले लेसन में हमने जो इदम का प्रयोग किया था ना, इदम अयम, अयम इयम इदम, इन तीनों का प्रयोग किया था ना, इसमें इदम प्रातिपदिक है। ठीक है, इसमें इदम प्रातिपदिक है और उसका आता है अयम, इमौ, इमे पुल्लिंग में आता है, इयम, इमे, इमाह स्त्रीलिंग में आता है, और इदम, इमे, इमानी ये नपुंसकलिंग में आता है। तो उसका बेस एक ही है, आपको दिखा अयम इयम ये सब क्या है, अलग अलग दिख रहा है, ये क्या बोल रही हैं, कैसे ये हो सकता है? तो प्रातिपदिक एक ही होता है। प्रातिपदिक वो चीज है जो शब्द के अंदर होता है, जैसे क्रिया रूप में धातु, जैसे वदती के अंदर वद है ना, पठती के अंदर पठ है, उसी प्रकार अयम के अंदर इदम है, इमऊ के अंदर इदम है, इमे के अंदर भी इदम है। तो हम आप पूछेंगे कि इदम तो नपुंसकलिंग का भी है, तो इदम के अंदर भी इदम है क्या? तो हाँ, इदम के अंदर भी इदम है, क्योंकि ये जो इदम हम कोष्टक में इसमें तालिका में देख रहे हैं नपुंसकलिंग का एक वचन के रूप में, वो उसका रूप है, प्रातिपदिक ही रूप है, रूप का प्रातिपदिक का रूप समान है। इसके कारण हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और सारे सर्वनाम शब्दों में जैसे हम आगे थोड़ा थोड़ा आगे करके देखते जाएंगे
कि सारे सर्वनाम शब्दों में पूरे 4 सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है, मतलब वह को दिखाने के लिए वह यह, बस इन अर्थों के लिए 4 शब्द हैं। उन चारों में भी यही हमको एक दिखता है कि, और बाकी सर्वनाम शब्दों में जैसे प्रश्नार्थक सर्वनाम शब्द है, यदार्थक है, तो उन सभी में भी हमको एक कॉमन चीज ये दिखती है कि नपुंसक लिंग का जो एक वचन रूप है वही प्रातिपदिक का भी रूप है। प्रातिपदिक का अर्थ है ना, उसमें लिंग वचन विभक्ति कुछ भी नहीं है, उस स्थिति में उसको प्रातिपदिक बोलते हैं। जैसे मैंने वध बोला, क्या वध में कौन सा पुरुष है जी? मैंने पूछा वध में कौन सा पुरुष है, तब क्या बोलेंगे, अरे वध में तो पुरुष ही नहीं है। अच्छा बोलिए वध में कौन सा वचन है, मैं पूछूंगी तो बोलेंगे अरे वध में वचन ही नहीं है, वध तो धातु है, अभी वचन लगेगा तो ती लगेगा तब तो वचन लगेगा, है ना। वदती बोलेंगे तो हाँ इसमें प्रथम पुरुष है, इसमें एक वचन है, इसमें आप बोलेंगे कि लट लकार का है ऐसा। लेकिन मैंने बोला वध तो उसमें कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार प्रातिपदिक में न कोई विभक्ति होती है, न कोई लिंग होता है, या कोई वचन ही होता है। तो इस प्रकार का इदम अलग है और नपुंसक लिंग का एक वचन वाला इदम अलग है। समझ गए आप लोग? इसको हमेशा ध्यान में रखिए, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे आगे आपको ये शब्द और सर्वनाम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इनका प्रयोग करते समय जब आप इमो, इमे, इमानी ये सब सुनेंगे तो इनके पीछे एक इदम है, इसको स्मरण में रखना होगा। लिखने में कोई अंतर है क्या? लिखने में नहीं, इदम नहीं, ये कोई अंतर महालंत के साथ ही खत्म होगा, इदम के ऊपर बिंदु नहीं दिया जा सकता। वो अलग Okay. स्टैंडर्ड है, उसके बारे में हम अन्य आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बारे में ठीक। लिखने का स्टाइल है वो क्यों होता है, चलिए अभी बता देती हूँ, छोटी सी बात है क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी इसलिए। ठीक है, ये अंश जैसे एक फ्लो चल रहा है ना, फिर ये अलग अंश हो जाते हैं, इसलिए बताने में थोड़ा परहेज करती हूँ, पर ठीक है अभी बता देती हूँ। मकार केवल जब अच्छा, संस्कृत में लेखन में अधिकतर प्रभाव सामने वाले अक्षर का, आगे वाले आने वाले अक्षर का पड़ता है, ठीक है। तो इसके कारण अभी इदम के आगे क्या लिखा है दैट विल डिसाइड कि यहाँ पर मकार आएगा कि यहाँ पर अनुस्वार आएगा, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड्स है लिखने के। तो अनुस्वार तब आता है जब आगे एक व्यंजन अक्षर है, व्यंजन बोले तो काटू हा, का से हा तक व्यंजन है, तो इदम के बाद कोई का से मा तक वाला अक्षर आता है तो इदम में अनुस्वार लगेगा। और इदम के आगे कोई अच है, अच अक्षर है, मतलब अकार से लेकर औकार तक कुछ है, तो हम उसमें मकार लगाएंगे, बस इतना सा है, ठीक है। तो हम जब अलग से केवल पद लिख रहे हैं तब क्या लिखे है भाई, आगे कुछ भी नहीं, तब क्या लिखे, तो तब यही लिखेंगे, मकार लिखेंगे, ठीक है। तो लेखन में भी हाँ अभी वो खत्म हो गया, वो भाग खत्म हो गया। अयम का मतलब क्या है जी, अयम का मतलब क्या है, मीनिंग? हाँ बताती हूँ, उसमें आती हूँ, उसी में जाते हैं नेक्स्ट। हाँ तो ये इदम एक प्रातिपदिक है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रातिपदिक इज द बेस करके बोला मैंने, क्या बोला, बेस है वो, इन सारे शब्दों के पीछे वो है, और उसका अर्थ है यह, ठीक है। तो अभी मैं बोल रही हूँ, आप ही बताएं, जिन्होंने प्रश्न किया वो ही बताएं कि मैंने कहा ये इदम का ही पुल्लिंग एक वचन रूप है, हाँ तो क्या होगा उसका अर्थ? ओके, पुल्लिंग में एक वचन में हम लोग इदम का प्रयोग करेंगे। हाँ, इदम का प्रयोग का रूप यह अयम होगा। ओके, पुल्लिंग का एक वचन के रूप में इदम का रूप अयम के रूप में परिवर्तित होगा, हाँ जी, ठीक है। हाँ, जैसे रामा प्रातिपदिक है, वो रामः होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, उसी प्रकार इदम का एक वचन पुल्लिंग रूप का होता है अयम। तो यह कोई लड़के को बोलना है हमको, कोई लड़का सामने खड़ा है उसके बारे में बताना है हमको, तो अयम बोलते हैं, या रामः बोलना, राम जी के बारे में बता रहे हैं, अयम रामः, अयम दशरथ पुत्रः, ऐसा बोलेंगे। हाँ और सीता जी खड़ी है, सीता जी के बारे में बता, इयम सीता, इयम जनक पुत्री। ओके, तो हिंदी में जब आप अनुवाद करेंगे तो क्या बोलेंगे, यह ही बोलेंगे ना। हाँ हाँ, तो इसलिए हिंदी में बताना बहुत कठिन होता है, जब तक मैं एक आपको उदाहरण देकर, उपमान देकर नहीं बताती, आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारे के लिए यह है। तो ये हिंदी भाषा की लिमिटेशन है। अब आपको समझ में, हम संस्कृत सही से क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारी भाषा में वो सारे अंश नहीं रहते हैं, वो सारे अंश नहीं रहते हैं जो संस्कृत में हैं।
भाषा की दृष्टि से संस्कृत परिपूर्ण है। इसी कारण से उसमें कई सारे अंश रहते हैं जो हमारी भाषा में हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते, और अनुवाद करते समय और आगे आगे बढ़ के हमको वो डिफरेंसेस, वो कंफ्यूजन हमेशा रह जाते हैं। अरे यार ये है क्या, क्यों ये डब्बे इतने सारे दिए हैं, एक यह के लिए इतना क्यों झंझट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दृष्टि में रखनी चाहिए कि हम एक नई भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, मैं अपने सारे विद्यार्थियों को एक बात अवश्य बताती हूँ कि बी रेडी फॉर द चैलेंज, बी रेडी फॉर द ओपननेस, बी रेडी फॉर द रिचनेस। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि वो रिचनेस है, वो संस्कृत का धरोहर है, संस्कृत की संपन्नता है। शी इज रिच, उनके पास बहुत सारे शब्द का भंडार है, हमारे पास नहीं है। सारे पुल्लिंग के लिए भी यह है, स्त्रीलिंग के लिए भी यह है, वस्तु के लिए भी यह है, सभी के लिए वह यह, बस और कुछ नहीं। तो हम क्या करें, तो वो हिंदी तक सीमित रखिए, यह का प्रयोग हिंदी तक सीमित। और जब आप संस्कृत के घर में एंटर कर रहे हैं, बस बाहर से अंदर आते से ही आपके मन में ये, थोड़ा प्लीज म्यूट कीजिएगा, बीच में कुछ साउंड्स आ रहे हैं, सॉरी। तो उसमें क्या हो जाता है, फिर आपको अचानक से आपका माइंड बदलना पड़ता है। आपको जब आप संस्कृत में प्रवेश कर रहे हैं तो वो नया घर है, आप अपने घर में आराम से घूमते हैं, जब किसी नए घर में जाते हैं तो थोड़ा देखते हैं कि इसका घर कौन सा रूम है, ऐसा कहाँ क्या रखा है, इसमें किचन में जाते हैं, नए लोग के किचन में जाते, डोंट नो व्हाट इज फुटवेयर, तो थोड़ा ढूंढते हैं कहाँ क्या रखा है, आप अपने घर में आदत हो जाती। तो बस उसी टाइप का कुछ सिचुएशन संस्कृत भाषा सीखते समय हमको होता है। और इमेजिन सोफिस्टिकेटेड किचन, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कौन सा मशीन किसके लिए है, एंड यू हैव टू कुक द फूड। तो विदाउट ट्रेनिंग यू कांट डू दैट, है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं? जी जी, तो बस उसी जैसा ये संस्कृत भी ऐसा ही है। तो इसीलिए हमारा माइंडसेट थोड़ा सा बदलना पड़ता है। ठीक है, एक भगिनी पूछ रही थी, जब मैं व्हाट्सएप में नया एंटर हुई थी, तो वो पूछ रही थी इतने सारे शब्द क्यों है सर्वनाम के लिए। अरे आप कौन है डिसाइड करने वाली, इतने सारे शब्द कौन है, क्यों है संस्कृत में? संस्कृत भाषा डिसाइड करेंगी ना, हम नहीं डिसाइड करेंगे ना, तो उसमें कितने शब्द होने चाहिए। आपको सीखना है तो सीखिए, पूरे मर्यादा से सीखिए, पूरा इच्छा से सीखिए, पूरा उस रिचनेस के लिए अपने आप को तैयार करके सीखिए। अरे वाह, हमारी भाषा में तो एक ही शब्द है, संस्कृत में 4 शब्द है यह को बताने के लिए। तो मैं भी बताती हूँ आपको यह की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, इतने सारे यहों की। ठीक है, इतना सारे यह शब्द इसमें क्यों है बताती हूँ आपको, क्योंकि 4 शब्द है। एक है इदम, इदम पास में खड़ा है उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, तद है ना परोक्ष में, मतलब यहाँ है ही नहीं उस व्यक्ति के लिए तद बोलते हैं। एक है अधः, वो दूर में खड़ा है उसको अधः बोलते हैं। अयम, असौ, असौ शब्द है, वो असौ बनता है उसका पुल्लिंग में। एक और है एतत्, एतत् मतलब हमारे बिल्कुल बगल में खड़े हैं वो। एषः जब बोलेंगे उसका मतलब है वो बिल्कुल बगल में खड़े हैं। अयम बोलेंगे थोड़े पास में खड़े। ठीक है, असौ बोलेंगे थोड़े दूर में खड़े हैं, और सह बोलेंगे तो वो इस कमरे में है ही नहीं। ठीक है, इतने सारे डिफरेंसेस है उस, तो इसके इतने रूप हो गए, मतलब एक उसका प्रातिपदिक इतने रूपों में हो गया, और फिर तद आया, तद के इतने रूप हो गए। तो इन रूपों के जो एक वलय आपके मन में थोड़े थोड़े धीरे धीरे बनता जाता है, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर उसको लेते जाएंगे। ठीक है, अभी हम लेसन में प्रवेश करते हैं। राइट, तो इसका है अभी पहला ये है अयम अजः। ठीक है, सॉरी, अयम वृक्षः, ये तो पहला लेसन था ना, अयम अजः। अभी हम वृक्षः में जाते। ठीक है, वृक्षः, अयम वृक्षः सह गजः। देखा, अभी तद शब्द का हो गया है, जैसे इदम वाला था। हाँ, ये वाला, ये टैग, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। अभी आप बताइए कि इसका प्रातिपदिक क्या है, यू कैन टेल मी नाउ। मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया, तत् होगा इसका प्रातिपदिक। वेरी गुड, करेक्ट, तत् प्रातिपदिक है, करेक्ट, ये तद शब्द है। ठीक है, तत् उसका प्रथम एक वचन रूप है, तद बोलना दकारांत शब्द है, तो तद प्रातिपदिक है। तो तद का ही सह पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है, तत् नपुंसकलिंग है। वो तद भी होता है, दोनों में अंतर मतलब कभी कभी बदल जाता है वो। तो सह, सा, तद। ओके, उसी का ते, तौ, ते ये द्विवचन है, ते, ताह, तानी ये बहुवचन है। अब वचन के हिसाब से देखेंगे तो वैसा सीखना, ये लिंग के हिसाब से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली सीखना, नहीं तो वर्टिकली भी सीख सकते हैं। ठीक है, इस तालिका को आप याद कर लीजिएगा, ये आपको आ जाना बहुत बहुत ही आवश्यक है। सह, तौ, ते,
सा ते ताः तत् ते तानि। ठीक है, इसका अभ्यास एक बार कर लीजिए। अभी हम उसमें से केवल एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपको ये आगे के लेसन में आएंगे, अभी हम सिर्फ एक वचन वाला लेसन पढ़ रहे हैं। हाँ, अयम वृक्षः। इतने सारे इसके अर्थ बताती जाती हूँ या आप भी बता सकते हैं। अयम वृक्षः सह गजः। तो अयम को के लिए कैसे बोलेंगे, वह और यह। ठीक है, तो अयम है यह, सह है वह, मतलब मैंने बताया था ना परोक्ष में है, और अयम पास में वाला है, तो पास में वाले को यह बोलेंगे, दूर वाले को वह बोलेंगे। उस प्रकार आप बताते जाइए। ठीक है, हाँ, तो पहले आप बताइए अयम वृक्षः, यह वृक्ष है, यह वृक्ष है। हाँ, और सह गजः, यह गज, यह हाथी है। हाँ, वह हाथी है, थोड़ा वह दूर पे है ना, परोक्ष में है ना इसके। अच्छा, ओके। तो सह गजः वह हाथी है। ठीक है, वह हाथी है। ओके, और एक बात है, वृक्ष पुल्लिंग है, हाथी भी पुल्लिंग पुल्लिंग है। है। तो इसको कैसे मैं द्योतित करूं हिंदी में, मुझे नहीं पता। तो हम वृक्ष कुम, ऐसा जैसे जर्मन सीखते समय हम लोगों को देर देस करके कुछ वो व्यवस्था करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए देस बोलते हैं, पुल्लिंग के लिए देर बोलते हैं। तो वो हर शब्द के साथ जुड़कर वो लिंग की भी व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो सीख रहे होते हैं तो उसके सीखने के साथ ही वो लिंग का भी ज्ञान उनके अंदर चला जाता है। तो उनको सर्वनाम बोलते समय परेशानी नहीं होती कि अभी हम पुल्लिंग का प्रयोग, जैसे हिंदी में, हिंदी भाषा सीखते समय मुझे बहुत परेशानी होती, बाप रे कैसे लिंग व्यवस्था है, हर वस्तु का लिंग होता है, घड़ी होती है, हाँ, पुस्तक होता है, किताब होती है। ठीक है, और इसमें मतलब पुस्तक और किताब दोनों एक ही अर्थ देते हैं, पर उसमें होता है, होती है, तो ये सब सीखने में मुझे भी बहुत समय लगा। तो संस्कृत में भी जाहिर है आपको थोड़ी सी परेशानी, पर आपको हिंदी भाषा मातृभाषा, इसलिए आपको परेशानी नहीं हुई। अभी आप संस्कृत सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी का ये उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करते समय वृक्ष पुम, ऐसा वृक्ष को सीखते समय ही वृक्ष पुम ऐसा सीख लीजिए। ठीक है, तो आपको वो उसको पुल्लिंग है करके याद रहेगा। अगर कोई नपुंसक लिंग है तो वो क्ली, जैसे फल है तो क्लीबा, क्लीबा शब्द को हम लेते हैं फलक्ली, फलक्ली ऐसा सीख लीजिए। ठीक है, दधि क्ली, तो दधि शब्द क्लीबा है, वो आपको याद रहेगा। कोई स्त्रीलिंग है तो नॉर्मली जैसे आकारांत होता है तो स्त्रीलिंग होती है ऐसा सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है संस्कृत में। ठीक है, तो माला स्त्री ऐसा करके आपको सीखना ही पड़ेगा, हर शब्द के साथ लिंग लगाकर सीखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत में लिंग का और शब्द के अर्थ का कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे जर्मन में है वैसे ही इस भाषा में, क्योंकि उसको समझना बहुत टफ है, क्योंकि अन्य सभी भाषाओं में नहीं होता है। थोड़ा हिंदी भाषी है आप लोग, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आपकी भाषा में हर शब्द का लिंग होता है वैसे ही संस्कृत में भी होता है। तो उसको सीखते समय लेकिन साम्य नहीं होता। जैसे चलो चलिए, पेड़ तो होता ही है हिंदी में भी, कोई भी ऐसे उसमें अभी उदाहरण तो मुझे कुछ सूझ नहीं, हाँ पुस्तक, पुस्तक ही ले लीजिए, पुस्तक होता है। तो संस्कृत में पुस्तक नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो इसीलिए उसको सीखते समय थोड़ी सी सावधानी से आप सीखिए। अयम वृक्षः, वह यह पुल्लिंग, हाँ वृक्ष है, और सह गजः वह हाथी है, वह पुल्लिंग है। नेक्स्ट, अभी क्रिया का इंट्रोडक्शन हो रहा है। गच्छति प्रथम क्रिया है, क्रिया रूप है गच्छति। ठीक है, तो अभी गच्छति का अर्थ क्या हुआ, जाता है। गजः गच्छति, अभी गज है हाथी है, हाथी जाता है। ठीक है, अजः तिष्ठति, अजः बोले तो बकरी हो, अजः बकरी, तो बकरी, बकरा, सॉरी बकरा बोलना पड़ेगा, बकरा खड़ा है क्योंकि बकरा पुल्लिंग है यहाँ पर। अजः, अजा होता तो बकरी होती। तो हाथी है तो दिख तो ईकारांत दिख रहा है, तो मैं सोचती थी ये स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, वो तो हाथी नहीं होता है ना, हाथी का स्त्रीलिंग हाथी नहीं होता है, तो वो अलग है। तो हाथी जाता है, बकरा खड़ा है। ठीक, चलो नेक्स्ट वाला कोई और बता सकते हैं, मैं बुलाती हूँ। वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, अंकुर भाई आप बता सकते हैं। वृक्ष फलित हो रहा है, फलित हो रहा है, वेरी गुड, करेक्ट। तो आपको क्रिया से पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है, तो हिंदी में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी जब क्रिया आ जाती है। चलिए अभी आप इसका अर्थ बताइए वैशाली भगिनी। रामः पठति, राम पढ़ रहा है,
राम पढ़ रहा है, वेरी गुड, या पढ़ता है। ओके, पढ़ता है, हाँ। अभी इस नेक्स्ट का भी बताइए। इयम लता, यह लता है, हाँ, और ये वो, और यह क्या है? यह स्त्रीलिंग है। हाँ, यह स्त्रीलिंग वाला यह, ठीक है, इयम बोले तो स्त्रीलिंग वाला यह लता, ठीक है। और सा बाला, यह बाला है, ये भी स्त्रीलिंग वाला सा। हाँ हाँ, सा का है अभी दूर में रहने, मतलब अभी यहाँ नहीं है, तो कोई वह बाला, बोले वह बाला, वह बाला, वेरी गुड, वेरी, ठीक है, वह बाला, थैंक यू, धन्यवाद। अभी शिल्पा भगिनी आप आगे आइए, आप बताइए बाला तिष्ठति का अर्थ क्या है? लड़की खड़ी होती है। हाँ, लड़की खड़ी होती है, करेक्ट, वेरी गुड। और नेक्स्ट वाला माला लायती, वो भी बताइए। माला मुरझा गई है। हाँ, मुरझा जाती है, गई नहीं है। मुरझा जाती है। हाँ, मुरझा जाती है, ठीक है, और मुरझाई है ऐसा भी बोल सकते हैं, साक्षात मुरझाती है। माला लायती, वेरी। नेक्स्ट, हाँ, अभी किसी नेक्स्ट को बुलाते हैं। लता पुष्प्यति, ये बताएंगे हमको सोनिया भगिनी। लता पुष्पति का मतलब है लता में फूल आता है, लाइक लता में फूल आता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पुष्पित होती है ऐसा बोल सकते हैं, या पुष्प आते हैं, पुष्प लगते हैं, ठीक है, करेक्ट। और सीता वदती, ये भी बता दीजिए। सीता कहती है या बोलती है। सीता कहती है या बोलती है या बात करती है, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट को बुलाते हैं। पुष्पम, ये बताएंगे हमको। कोहम, कोहम जी। इदम पुष्पम, हाँ, यह पुष्प है। हाँ, और तत्पत्रम, वह हाँ, पत्ते हैं। हाँ, पत्ता है, एक वचन पत्ता है, है, यह हाँ, पुष्प पत्ता, है, पत्राणी हो जाता है, पत्ते हैं, हाँ, वह पत्ता एक है, ही करेक्ट। एक और वचन, पुष्प भी है नहीं है, है नहीं तो है, पुष्प तो वो है, वाला एक करेक्ट। हाँ, वचन, पुष्प है, हाँ, यह हाँ, पुष्प है, यह फूल है, हाँ, और वह तत्पत्रम, वह पत्ता है। पत्र है, हाँ। हाँ, तो नेक्स्ट ज्योति भगिनी आप आइए। पत्रम पतति नेत्रम स्फुरति, उसका बताइए। पत्ता गिर रहा है, आंखें फड़फड़ा रही हैं। हाँ, आंखें या आंख? हाँ सॉरी, आंख फड़फड़ा रही है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ, सही है। नेक्स्ट, पुष्पम विकसति मुखम लसति। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ क्या है? फूल, आवाज नहीं आ रहा। फूल, हाँ, फूल, हाँ, पुष्पम का फूल, हाँ, विकसति, विकसित हो रहा है। हाँ, विकसित हो खिलना, रहा है, विकसित होना। हाँ, खिल रहा है, नहीं ना नहीं बोलना है आपको, खिलना नहीं, खिल रहा है, ठीक है, खिल रहा है, विकसति, पुष्प खिल रहा है। हाँ, मुखम लसति, लसति, हाँ, मुंह चमकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चेहरा चमक रहा है या मुख चमक चेहरा। रहा है, सही। चलिए यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो जाता है। इसके बाद जो प्रश्न है, फिर ये तालिकाएं भी है, तीतः अंति, इन सब प्रिपेयर करके रखा है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, देती हूँ, मेल में भेजती हूँ, तो उतना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूरा ये आना चाहिए, जो ये सबको आते होंगे यहाँ तक, आप बिना उसको पढ़े यहाँ तक तो नहीं आए होंगे, अवश्य आपने सीख लिया होगा तीतः अंति वाले, तो आप अवश्य उसको एक बार पूरी अच्छी तरह, जिनको नहीं आती है वो सारे फॉर्म्स को याद करेंगे, ठीक है। तीतः अंति, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, और पूरे अर्थ के साथ, जैसे गच्छति वह जाता है, गच्छतः वे दोनों जाते हैं, तो वो ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी में कोई भी भाषा में, जो जैसे संस्कृत में द्विवचन है, लेकिन बाकी भाषाओं में नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ करके उस भावना को हमारे अंदर बिठाने का प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। तो हिंदी में बहुवचन भी जाते हैं, द्विवचन भी जाते हैं, आपको कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी भाषी होने के नाते कितने सारे एलिमेंट्स हमारी भाषा में नहीं है। आप एक बार देखिए, हिंदी में ना शब्दों के जैसे बहुवचन नहीं होते हैं, कुछ कुछ के, हाँ, जैसे फल है तो फले नहीं बोलेंगे, फल, बस, फल का बहुवचन भी फल, एक भी फल, बहुत सारे भी फल। अब मैं आपको फलाने कैसे समझाऊंगी, तो बहुत सारे लगाना ही पड़ेगा, या अनेक लगाना पड़ेगा, अनेक फल, है ना।
तो सोचिए उस भावना को, अब मैं जब अनेक फल बोलूंगी तो आप संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो अनेक फलानी बोलेंगे, तो वहां आपको अनेका नहीं लगाना है, फलानी इटसेल्फ मीन्स अनेका, और अनेका भी नहीं, अब वो दो से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा दो, अनेका तो दो भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा दो से ज्यादा बहुवचन, तृतीयः पाठः। चलो इसमें क्या बता रहे हैं, फिर उसी का इदम तद शब्द का और एक शब्द रूप का और फिर एक सर्वनाम का, सब वही है जो अभी इस लेसन में थे, इससे पहले वाले, उसी का द्विवचन बताया जा रहा है, उसी का है, इदम शब्द का है इमौ, इमे, इमे, तो ये होता है यह दो, ठीक है, यह ही रहेगा हिंदी में, तो उसका वचन भी चेंज नहीं कर सकते हिंदी के हिसाब से, पर यह दो, ये दोनों, यह दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, तौ, ते, इसका अर्थ है वे दोनों, ठीक है, वे जो दूर खड़े हैं, मतलब दूर नहीं, यहाँ है ही नहीं, परोक्ष में। नेक्स्ट, कौ के, तो के, ये कौ के ये होते हैं कौन, ठीक है, कौन दोनों, ठीक है, कौन दोनों, ये पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी, और कौन से दो, ये नपुंसकलिंग में, ठीक है, कौन से दो। नेक्स्ट, गायति, गाता है, फलम, फल, चरणः, चरण या पाद, तो होते फीट, कन्या, बेटी, लड़की, बच्ची, कन्या का अर्थ दो होते हैं, एक तो बेटी होती है, एक तो अविवाहिता होती है, ठीक है, दो अर्थ होते हैं। हाँ, तो कन्या कितनी भी बड़ी हो, शादी हो गई हो, तो बेटी है तो बेटी ही बोलेंगे, उसको कन्या ही बोलेंगे, ठीक है, और बिना शादी के अर्थ में बोल रहे हैं तो शादी होने के बाद उसको कन्या नहीं बोलेंगे, ऐसा दो अर्थ है। घटः, घड़ा जिसमें पानी रखते हैं, पुत्रः, बेटा, छात्रः, पढ़ने वाला कोई लड़का, विद्यार्थी, लड़की को छात्रा बोलेंगे, ठीक है। नटः, नटः बोले तो कोई नाट्य करने वाला, दो होते हैं नाट्य का अर्थ, एक तो नाटक जो वेदी पर करते हैं वो नाटक होता है, और दूसरा नृत्य होता है ना, भरतनाट्यम वगैरह, वो भी होता है, वो दो टाइप का अभिनय होता है, तो नटः दो भी कोई भी हो सकता है। तो अभी के लिए हम लोग उसके लिए नाटक, वेदी वाला नाटक का पात्रधारी ही लेंगे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, नटः, हस्तः, हस्तः के, हस्तः हाथ, एक हाथ, ठीक है, हस्तः पुम, अंगुली स्त्री, कुसुमम क्ली, कुसुमम नपुंसकलिंग है, क्ली बोलेंगे इसको, तो फलाक्ली, चरणापुम, कन्यास्त्री, घटहापुम, पुत्रापुम, छात्रापुम, नटापुम, हस्तापुम, अंगुली स्त्री, कुसुम क्ली। इस प्रकार हम यदि शब्दों को सीखना भी से, मतलब प्रारंभ में ही हम अभ्यास कर लेंगे तो धीरे धीरे हमको समस्या खत्म हो जाएगी। फिर हमने तो सीख लिया है, हमारा तो पूरा पढ़ना हो गया है, अभी हमको कोश पर ही आधारित होकर अपने लिंग ज्ञान बढ़ाना पड़ता है, पर आप लोगों को वो तकलीफ नहीं होगी, जैसे ही शब्द आते जाएंगे हम उनको पुम और स्त्री और क्ली में बदलते चले जाए, ठीक है। अभी मैं उसको लेसन को पढ़ रही हूँ। हाँ, तो ये छोटा सा लेसन है, बालौ फले, दो बालक और दो फल लेसन का नाम है। इमौ बालौ तौ देवौ, यह दोनों बालक, वे दोनों देवता, ठीक है, देवौ दो देवता, ठीक है, तौ में भी दो है, देवौ में भी दो है, आप इसको ध्यान से देखिए। इमौ बालौ, इमौ में भी द्विवचन है, बालौ में भी द्विवचन है, तो हिंदी में दोनों नहीं है, ठीक है, यह में भी द्विवचन नहीं बता सकते, बालक में भी द्विवचन नहीं बता सकते, तो यह बालक, यह दोनों बालकें, बालकें भी नहीं बोल सकते, ठीक है, यह दोनों बालक, तो यह दोनों बालक ऐसा बोलना पड़ेगा, समझ गए, यह दोनों बालक एक्चुअली, हाँ, तो वैसा पूरा अर्थ संस्कृत में है, लेकिन वो शब्द के साथ ही वो दोनों भी जुड़ गया है, और हिंदी में वो अलग अलग शब्द है, इसी को इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। संस्कृत से हाईली इन्फ्लेक्शन लैंग्वेज, बहुत सारा इन्फ्लेक्शन है संस्कृत में, तो उसकी सारी विभक्तियां, बहुत कुछ उसमें अंदर अंदर जुड़ा होता है, ठीक है। तो यह दोनों बालक, फिर तौ देवौ, तो दूर है ना, तो बहुत यहाँ है नहीं, तो वे दोनों देवता, देवता शब्द का भी देवताएं नहीं बोल सकते, तो देवता, हाँ, तो वे दोनों देवता, माइंड में बोलिएगा, जब देवो सुनेंगे तुरंत दोनों देवता, ये माइंड में आ जाना चाहिए आपको, तो माइंड को ट्रेन कीजिए, तो जो एलिमेंट हमारी भाषा में नहीं है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको हम संस्कृत सीखने के इच्छा से
हम उसको अपना अपना बनाना चाहते हैं, अपने द्वारा जो भी हमारी कमियां हैं उसको कमी नहीं करना चाहिए, तो उसको धीरे धीरे से कुछ नए टेक्निक से हम उसको अपने अंदर लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इमौ बालौ, यह दोनों दोनों बालक, तौ देवो, वे दोनों दोनों देवता। ठीक है, दो देवता। नेक्स्ट, इमे बाले ते लते, अब ये आ गया स्त्रीलिंग आ गया, जब तक औ है तब तक वो पुल्लिंग था, अभी ए आया है इमे ते, तो बाले लते, इमे जो यहाँ है पास में खड़े हैं, इमे बाले, यह दोनों बालिकाएं। अब बालिकाएं है, बहुवचन के लिए भी बालिकाएं हैं, इसलिए इमे यह दोनों, बालिका बाले दोनों बालिकाएं, यह दोनों दो बालिकाएं। ठीक है, फिर ते लते, वे दो बेल, वे दो बेल, और वे दो दोनों बेल, दोनों बेल। हाँ, वे दो दोनों बेल। ठीक है, और याद रखिएगा बेल संस्कृत में स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो वो पर्सन जैसा ही है, उसका व्यवहार पर्सन जैसा ही होगा, राइट, जैसे बाले है वैसे ही बेल भी है। यह दोनों बालिकाएं बोले हैं तो वे दोनों बेल भी बोलना पड़े। ठीक है, ऐसा माइंड में रखिए, तो ये लिंग का जो भाव है उसे माइंड में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, इमे फले ते पात्रे, यह दो फल वे दो पात्र। ठीक है, यह दो फल वे दो पात्र, तो यह दो फल वे दो पात्र, ये नपुंसक लिंग के है। भगोना है, पात्र मतलब ये भगोना है, यहाँ पर कोई बर्तन, कोई भी जिसमें कंटेनर, जिसमें कुछ डाल सकते हैं, वो पात्र है। ठीक है, हो गया। अभी हम प्रक्रिया रूप के साथ इसका देखते हैं। अभी द्विवचन का क्रिया रूप मिलने वाला है, तो शब्द और क्रिया का अंतर तो आप लोग जानते हैं। शब्द होता है नामवाचक पद, क्रिया होती है काम करने का कोई भी शब्द। तो अभी उतना ही वचन, एंड संस्कृत इज अफेक्टेड बाय द नंबर। ठीक है, उसकी जो संख्या होती है, जो भी नाम पद का संख्या होती है, वो सेम विल बी यूज्ड फॉर द क्रियापद, वो ही संख्या क्रियापद की भी होती है। तो नाम पद एक वचन में है, आपने बहुवचन का क्रिया यूज किया, या नाम पद में बहुवचन में आपने द्विवचन का क्रिया यूज किया, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस वचन की क्रिया होगी, जिस वचन का नाम पद होगा, उसी वचन का क्रिया रूप होगा। जैसे बालव आएगा तो पठती नहीं आएगा, पठतः आएगा। ये तो सामान्य सी बात है, बस एक रिमेम्बरेंस के लिए फिर से एक बार रिपीटेशन के लिए बोल रही हूँ। बालव पठतः, दोनों बालक दोनों पढ़ रहे हैं, दो बालक दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, पठतः, पठतः में भी दो है। वृक्षौ फलतः, दो वृक्ष दो फलित हो रहे हैं, दो वृक्ष फलित हो रहे हैं। ठीक है, तो वो फलितः में भी दो है, तो वो मन में रखिए। गजौ गच्छतः, दो गज दो हाथी जा रहे हैं, दो हाथी दोनों जा रहे हैं। ठीक है, फिर अजौ तिष्ठतः, दो बकरे दो ठहर रहे हैं, दो बकरे दो ठहरते हैं। ठीक है, या फिर खड़े होते हैं। तिष्ठति का बहुत सारे अर्थ है। ठीक है, स्था धातु के ना कई सारे अर्थ है, जैसे चलते चलते रुक जाना भी तिष्ठति। कहीं पर हम लोग गए, जैसे काशी गए, वहां कहीं रुकते हैं तो वो भी तिष्ठति। ठीक है, और हम जब बैठे रहते हैं तो उठकर खड़े होते हैं, तो वो भी तिष्ठति। ठीक है, तो ऐसे 3-4 अर्थ है, प्रधान तो ये 3 है। तो यहाँ पर आ जाओ, अब आप कैसे करेंगे हिंदी में, तो ये तीनों में से कोई भी अर्थ आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बकरा जाके काशी में तो नहीं रहेगा, ठीक है, और ठहरने तो नहीं जाएगा। हिंदी में तो ठहरना तो दोनों अर्थ में होता है, जैसे ठहरना। ठीक है, तो हम यहाँ आप काशी में कहाँ ठहरे हैं पूछते हैं ना, तो वैसा भी एक होता है, अरे ठहरिए ठहरिए रुकिए, तो वो उसमें वो ठहरना भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उठकर खड़े होने को नहीं बोलते हैं, ठहरना नहीं बोलते हैं, उठकर खड़े होने को, बस संस्कृत में वो भी एक अर्थ है। ठीक है, तो दो बकरे दोनों ठहरते हैं। नेक्स्ट, देवौ वदतः, दो देवता दोनों बोलते हैं, दो देवता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बाले गायतः, दो बालक, अभी ये नहीं, दो बालिकाएं, बाले आ गया, अभी ये पहला वाला पूरा पुल्लिंग था, नेक्स्ट वाला पूरा स्त्रीलिंग है। बाले दो बालिकाएं, गायतः दोनों गाती हैं। अब देखो ये बदल गया है, ये वर्ब बदल गया है। ठीक है, गाती है हिंदी में, वहां पर नहीं बदला है संस्कृत में। ठीक है,
तो इसलिए फिर हम पूछेंगे क्या, अरे संस्कृत में लिंग भेद क्यों नहीं है? सबको हंसी आएगी, अरे ये क्या है, हिंदी अलग भाषा है, संस्कृत अलग भाषा है। अब क्यों क्यों का प्रश्न जो है क्यों गलत है इसलिए बता रही। अब ये पूछेंगे क्या आप, है ना, नहीं पूछेंगे ना, संस्कृत में लिंग का चेंज, क्रिया में लिंग का चेंज क्यों नहीं है? अरे भाई सिंपल है, अच्छा है ना, ठीक है, हमें याद नहीं करने पड़ेंगे नए रूप, पर ना सोचिए इतनी सारी तालिकाएं बनती जाती है, अभी जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को सीखने के लिए हमको इतना टाइम लग रहा है। तो सोचिए अभी वो भी एडअप होते, लिंग का भेद भी हो जाता क्रिया में, तो बाप रे हमको कितना सारा हमको सीखना पड़ता, एक बार सोच के देखिए। ठीक है, तो बचा लिया भट्टारिका ने हमको, है ना, मातृ प्रेम के कारण उन्होंने थोड़ा सा बचा लिया, हमको दे दिया सहूलियत, वरना क्या होता। ऐसा। तो बाले गायतः, उसमें लिंग का चेंज नहीं है, इसलिए गायतः एक ही है। पठतः जो एंडिंग है तह वाला एंडिंग की बात कर रही हूँ। पठतः लड़के के लिए भी है, बालौ पठतः, फिर बाले भी पठतः ही होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर गाया गय का धातु का यूज हुआ है, गई धातु है गायतः। ठीक है, गई गाय हो जाता है, गायतः मतलब गाती हैं। नेक्स्ट, माले म्लायतः, दो मालाएं मुरझा जाती हैं। ठीक है, मुरझा पता है, माला तो स्त्रीलिंग ही है हिंदी में भी, तो जाती हैं, दो मालाएं मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट, लते पुष्प्यतः, तो दो बेल पुष्पित होती हैं या फूल देती हैं। ठीक है, बेल तो स्त्रीलिंग होते हैं ना, तो देती हैं। नेक्स्ट, फले पततः, अब आया नपुंसकलिंग की बारी, क्लीबा। ठीक है, फले पततः, दो फल गिरते हैं, गिर रहे हैं, जो भी है। ठीक है, मैं केवल ता है का यूज कर रही हूँ इसीलिए। फले पततः, इसमें भी अब लिंग नहीं बदला है, पततः सेम है। मुखे लसतः, दो मुख या दो चेहरे शोभित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेत्रे स्फुरतः, दो आंखें फड़फड़ाते हैं, नहीं आंखें तो होती है, दो आंखें फड़फड़ाती हैं। ठीक है, मेरे लिंग ज्ञान को आप थोड़ा क्षमा कीजिए। ओके, फड़फड़ाती हैं, राइट। नेक्स्ट, दो फूल विकसित होते हैं, पुष्पे विकसतः, इसका दो फूल तो दोनों विकसित होते हैं। ठीक है, विकसतः में भी द्विवचन है, उस बात को ध्यान बार बार मैं नहीं बोलूंगी, पर आप उसको भी ध्यान में रख के सुनिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये लेसन, कितना लेसन हो गया, थर्ड लेसन है ना, तृतीय पाठ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें कुछ प्रश्न है, तौ कौ ते के इस प्रकार का, तो मैं ये इन प्रश्नों को आपको मेल कर दूंगी। ठीक है, ये सारे आपको मेल कर दूंगी, आप इनके समाधान करके मन में रखिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट कक्षा में पूछूंगी, थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो तीनों का मिला के मैं अगले सप्ताह देख लेती हूँ। ओके, कुछ ऐसे ये जो इदम शब्द है और तद शब्द है, तो इनके भी थोड़े एक्सरसाइजेस दिए हैं, वो डैशेस दिए हैं, एक बार देख लीजिए प्रश्न देते समय, तो उसको भी आप कर लीजिएगा, सारे लेसन्स में है वो, तो उनको करते समय आपको जो भी परेशानियां होंगी या फिर जो भी डाउट्स आएंगे आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो जाता है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। महोदया, हाँ। इदम तत् असौ, ये जरा फिर से आपने बोला था ना, फिर से हाँ, आप। बिल्कुल बताती हूँ मैं, इसका एक श्लोक भी है, वो श्लोक देकर आपको बताती हूँ। ये है, तो उसका श्लोक बताती हूँ। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीप तरवर्ती चेत एतदो रूपम अदस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक और बार बोलती हूँ, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपवर्ती चैतदो रूपम, ये एक्चुअली आर्या में है। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्, ऐसा आर्या में आ रहा है। ठीक है, तो इदमस्तु सन्निकृष्टे, जो पास में है, सन्निकृष्टे इदम, समीपतरवर्ती च एतदः रूपम, बहुत समीप है तो एतत् का रूप है। अधस्तु विप्रकृष्टे, मतलब थोड़ी दूरी पर है तो अधः असौ बोलते हैं। ठीक है, तदिति परोक्षे विजानीयात्,
जो परोक्ष में है, जो यहाँ है ही नहीं, उसके लिए तद बोलेंगे, बहुत दूर में है ऐसा। ठीक है जी। ये मैं आपको भी भेजती हूँ ये मेल में, आई विल ट्राई टू सेंड यू। इदम यानी नजदीक, अदस यानी दूर। हाँ, हाँ। इदम यानी पास में वाला, अदस यानी दूर वाला, और बहुत समीप वाला एतत्, और यहाँ है ही नहीं वो तद। ओ धन्यवाद। महोदया, आपने हाँ। फलानी एक हो तो फलम, दो हो तो फले, और तीन हो तो हम त्रीणी फलानी ऐसे नहीं कहेंगे, हम सिर्फ फलानी ही ऐसे ही बोलेंगे ना? हाँ, क्यों बताने की क्या जरूरत, जैसे आपको नंबर बताना आवश्यक है तो त्रीणी फलानी बोलेंगे, नंबर बताना आवश्यक नहीं है। केवल फलानी बोला तो बहुत सारे, तीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जनरली बताते समय, बहुवचन प्रयोग करते समय में त्रीणी बोलने की आवश्यकता नहीं। आपको स्पेशली कुछ मेंशन करना है तो आप त्रीणी बोलेंगे। धन्यवाद। ऐसा, और कृपा करके फ नहीं बोलेंगे, फ बोलेंगे, फ। हाँ, ठीक है, हाँ, फलती, हाँ, फ। हाँ, हाँ, फल। फ को भूल जाइए, संस्कृत बोलते समय फ को भूल जाइए, फ को भूल जाइए। ठीक है, फ बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले सप्ताह भी आइए, मैं जो भी है थोड़ा मुझे याद दिलाई, कुछ बताना, कुछ लिखना भूल गई आपके लिए मेल में, तो somebody can please send me message कि आपने ये नहीं भेजा है, फिर मैं तुरंत भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।